अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डी चौक के साथ मैं नसीम सिद्दीकी। इस वक्त कोरोना की अफरियत ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। अगर आप हमारे हमसाए मुल्क भारत की तरफ देखें तो इस वक्त कोरोना की बुरी तरह उसकी लपेट में है। रोज़ाना 4 लाख से ज़ायद केसेस सामने आ रहे हैं और एक दिन में मरने वालों की तादाद 5000 रोज़ाना तक जा पहुँची है। कोरोना की शिद्दत भारत में किस कदर है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा है कि सिर्फ बेंगलोर में मस्बत केसेस की शरह 55% हो गई है, यानी टेस्ट के लिए जाने वाला हर दूसरा शख्स कोरोना से मुतासरा निकल रहा है। भारतीय अस्पतालों में गुंजाइश ख़त्म हो गई है, ऑक्सीजन की शदीद कमी है, शमशान घाटों में मुर्दे जलाने की जगह नहीं। नरेंद्र मोदी 2 माह कबल तक भारत से कोरोना के खात्मे को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी करार दे रहे थे, मगर इस वक्त वो पूरे मुल्क में तनकीद का निशाना बने हुए हैं। दिल्ली के अस्पतालों में लोग ऑक्सीजन ना होने की वजह से मर रहे थे, मगर मोदी बंगाल के रियासती इंतखाबात में बड़ी बड़ी रैलियों से खिताब कर रहे थे। हिंदू इंतहा पसंदों को खुश करने के लिए कुंभ मेले की इजाज़त दी, जिसके बाद पूरे मुल्क में मोलक वायरस फैल गया। और यहाँ आपको बताता चलूँ कि यही मोदी जो है वो तबलीगी जमात के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये कोरोना बम जो है वो तबलीगी जमात की वजह से आया है। अब पता चला मोदी साहब कि मोदी हुकूमत की नाअहली और गलत पॉलिसियों का खमियाजा अब पूरा भारत भुगत रहा है। इन तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है एंकर पर्सन और तज्जिया निगार अनीका निसार को। अनीका, प्रोग्राम में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात करते हैं फरीद ज़िक्रिया की, जिनका एक आलमी मीडिया में बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने कोरोना के हिसाब से इंडिया में एड्रेस किया है, लेकिन उन्होंने कुछ हकायक छुपाए हैं, क्योंकि लगता है कि जिस तरह मीडिया और मोदी का जो वहाँ पे गठजोड़ है उसको वो ओपन नहीं कर सके। आप क्या कहते हैं इस बारे में? नसीम साहब, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि फरीद ज़करिया का हिमसेल्फ जो ओरिजिन है वो इंडिया है, तो एक वो लीनिंग तो रहती है समहाउ दी अदर उस जगह से जहाँ से कोई शख्स बिलोंग करता हो या उस जगह को ओन करता हो। हैविंग सेड दैट, एक बात फरीद ज़करिया ने बड़ी वाज़ेह तौर पर कही है और वो ये कि देयर इज नो रियल फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया। और ये बात हमें भी मालूम है कि भारतीय मीडिया कुछ कठपुतली मीडिया टाइप लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे समहाउ दी अदर हुकूमत का आलाए कार है, हुकूमत को सवाल करने वाला मीडिया नहीं है। हालांकि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर बड़ा कहा जाता है कि जी भारत की तरफ से बिलखुसूस यहाँ फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, लेकिन हम तो हुकूमत को भी बड़े बबांगे दोहल क्रिटिसाइज करते हैं, सवाल उठाते हैं, उनकी कारकर्दगी के ऊपर सवाल उठाते हैं। लेकिन जहां तक भारत की बात है तो बिलखुसूस भारतीय मीडिया का किरदार किसी भी तरीके से भारतीय अवाम के फेवर में नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल लीनियज की बेसिस के ऊपर या पॉलिटिकल लीनिंग की बेसिस के ऊपर हुकूमत का साथ दे रहे हैं। और क्योंकि एक पॉपुलिस्ट हुकूमत है तो मीडिया को भी पता है कि उस हुकूमत का साथ देना ही मीडिया की सर्वाइवल की असल में जंग है। तो यहाँ सारी की सारी जगह पर जो पिस रही है ना अभी नसीम साहब, वो है एक आम शहरी, भारत का आम शहरी, जो कि जानना चाहता है कि उसके मुल्क में असल में हो क्या रहा है, कोरोना की कितनी वैक्सीन बनी है। आप कहते हैं कि कोरोना वैक्सीन के हवाले से आप एक्सपोर्ट करते हैं, आपके अपने मुल्क के अंदर क्या हो रहा है? तकरीबन 22 मिलियन लोगों से ज्यादा लोग वहां इंपैक्ट हो चुके हैं, अफेक्ट हो चुके हैं कोविड से। 18 मिलियन लोगों से ज्यादा एक वक्त तो ये था कि इंडियन मीडिया में ये लगता था कि जैसे उनका मसला सिर्फ पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान को डिस्कस कर रहे हैं, कश्मीर को डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तान के मसाइल डिस्कस कर रहे हैं और सिर्फ अपने इंडिया के मसले छुपाने के लिए एक मोदी मीडिया वहां नजर आता था जो मोदी की तारीफें करता जा रहा है और पाकिस्तान की उसको प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं सिर्फ। देखिए, अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज होती है नसीम साहब। दिस इज अ फैक्ट। 18 लाख लोग उधर रिकवर हुए 22 लाख लोगों में से, और तकरीबन 2.5 लाख लोगों की अमवात वाक़ई हुई है। अब हमारी पूरी सिंपथी उस अवाम के साथ है जिनको ना शमशान घाट मिल रहा है, ना ही उनको अस्पताल के अंदर बिस्तर मिल रहा है। ऑक्सीजन बेड्स की किल्लत है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की किल्लत है। हालत वहाँ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एक डेवलप हो गया है। जब कोई मुल्क अपने गिरबान में की कमी की क्या वजह है? इंडिया के अंदर क्यों ऑक्सीजन कम पड़ रही है? आपको पता है ना, वहाँ एक एक्ट्रेस है जो कि नरेंद्र मोदी के बड़ी फेवर में बात किया करती हैं। वो कहती हैं जी ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से ले लिया तो फिर हम लोग जिम्मेदार नहीं होंगे, क्लाइमेट चेंज। कंगना रनावत की बात कर रही हूँ मैं। तो जब आप इस तरह के लोगों को
प्रोजेक्ट करें, हुकूमती सरपरस्ती और पुष्टपनाही हासिल हो, तो किसी भी मुल्क का क्या हाल होगा वो आज हम इंडिया में देख रहे हैं। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, और मैं बजाते एक नेबर के आई फील वेरी वेरी सैड फॉर द इंडियन अवाम पब्लिक को देख के बड़ा दुख होता है, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम, इंडिया की अवाम, वहाँ पे भी मुसलमान भी मौजूद है, और जिस तरह वो रोते हुए फिर रहे हैं कि अपनी कोई माँ को कंधों पे बिठा के ले जा रहा है, कोई अपने बाप को मोटरसाइकिल पे बिठा के ले जा रहा है, ऑक्सीजन नहीं है, पैसे उनके पास मौजूद है, लेकिन वहाँ अस्पतालों में जो सूरत हाल है और जो गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ हैं, इस वक्त तो मैंने देखा हर बंदा जो है वो मोदी गवर्नमेंट को और जो वहाँ पे इस वक्त हकाम है उनके खिलाफ बात करता हुआ नजर आ रहा है। तो अवाम बेचारी क्यों पिस रही है? उन्होंने ही तो वोट दिया मोदी को, वही तो अपना वोट दे के मोदी को लाए, और आज मोदी उनको ये दे रहा है कि मौत जो है वो उठाए उठाए फिर रहे हैं वहाँ पे। सिद्दीकी साहब, अवाम भारत की ना बड़ी भोली है, और मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि उनको एक ख्वाब दिखाया गया कि हिंदू राइज होगा पूरी दुनिया में, हम वाहिद एक हिंदू सुपर पावर के तौर पर सामने आएंगे। किसी भी मजहब से पहले इंसानियत होती है, और इंसानियत की धज्जियां बिखेरते हुए हमने नरेंद्र मोदी को देखा, एक ऐसा लीडर जो कि इंसानियत को पामाल करे। वो किस तरीके से किसी एक मजहब के लिए अच्छा लीडर बन सकता है, ये एक बहुत अहम सवाल है। एक तरफ भारतीय अवाम बिलक रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनके प्यारों को कोई दवा मिल जाए, कोई दवाम बख्शे, लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी साहब की अपने कंस्ट्रक्शंस चल रही हैं। अब आप, मैं जिस तरफ इशारा कर रही हूँ आप यकीनन समझ गए होंगे। जब प्रायोरिटीज मेस्ड अप हो किसी हुकूमत की, तो उस कहने को एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है इंडिया, कहने को एक ऐसी जगह है जिसको टूरिज्म के हवाले से बड़ा वो अट्रैक्ट करते हैं फॉरेन टूरिस्ट को, लेकिन असलियत तब सामने आती है जब कोई क्राइसिस सामने हो। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल इसलिए बेहतर है क्योंकि कहने को हम एक दूसरे को बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन हमारा सोशल फैब्रिक उतना ही स्ट्रांगली निट भी है। हमारे यहाँ एसओपीज की वायलेशंस होने के बावजूद भी हमें एक दूसरे का ख्याल जरूर है। हुकूमत इस बात पर रोज बैठ के एनसीओसी के अंदर ये तयन करती है कि अब किस जगह पर चीजें गड़बड़ हो रही है, डाटा और स्टेटिस्टिक्स के साथ। मोदी तो बस अवाम को बेवकूफ बनाने पे लगा हुआ। पहले उसने जो पाकिस्तान के ऊपर एक जाली किस्म की जंग मुसल्लत की थी, और उसके बाद $20 मिलियन के स्कैम में चला गया और राफेल के पीछे अवाम को लगा दिया, तो बहुत ज्यादा अवाम को बेवकूफ बनाता है और अपने मफाद की चीजें वहां से निकाल लेता है। लेकिन मुझे इस जो पॉइंट जो आपने रेज किया इस हवाले से मुझे बड़ी हमदर्दी है इंडियन अवाम के साथ, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी और वहाँ तकरीबन 20 करोड़ के करीब मुसलमान भी हैं, तो मुझे वहाँ के हिंदुओं से तो है ही है, लेकिन साथ मुसलमानों से उससे भी ज्यादा, क्योंकि वो तो हमारे भाई भी है। मुझे हमदर्दी इसलिए बिकॉज वो जिन हालात में इस टाइम पर रह रहे हैं, जिन सिचुएशंस को वो फेस कर रहे हैं, वो बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। उन्होंने तो कोशिश पूरी की कि मुसलमानों की नस्ल कशी वहाँ पे की जाए, कश्मीर से मामला शुरू किया उन्होंने, और बल्कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बाकी भी जो अकलियतें हैं वहाँ पे, आप देखें लिंचिंग के कितने वाक़े हुए, आपने कितने प्रोग्राम उसके ऊपर किए। अफसोस की बात है सिद्दीकी साहब, लेकिन अल्टीमेटली अल्लाह ताला ने किसी ना किसी से तरीके से दिखाना होता है कि एक वो जात भी है, चाहे वो अल्लाह ताला को ना बिलीव करते हो, वो जो जिसको भी बिलीव करते हैं, एक वो जात भी है अल्लाह ताला की जो कि देख रही है, और अल्टीमेटली फिर वो जब बदला लेती है तो फिर वो इसी तरह। बल्कि बड़ी अच्छी आपने बात की, जब शुरू में कोरोना इंडिया में आया है तो इन्होंने तबलीगी जमात वालों पे इल्जाम लगाया, और अब मैंने देखा था कि वो स्पीकर के ऊपर ऐलान करते फिर रहे हैं कि रमजान का महीना है, आप तराबी पढ़ते हैं, आप दुआ करें, तो उनको अंदाजा हो रहा है कि मुसलमानों की कितनी बड़ी ताकत है, और मुसलमान एक बड़ी मासूम किस्म की कौम है जो अपने मजहब से प्यार करती है, लोगों के लिए दुआएं करती है, नमाजें पढ़ती है, तो उसको किस तरह मोदी ने जो है वो अब वहां पे इस्तेमाल करने का मजहब कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, और मुंह की खानी पड़ी कि आज फिर अल्लाह के हजूर गिर के गिड़गड़ा के उनको दुआएं करनी पड़ रही हैं कि इंडिया के जो है हालात बेहतरी की तरफ आ जाए। कहीं भी आप किसी भी मजलूम के ऊपर जुल्म करेंगे तो उसके रेपरकशंस आपको भुगतने पड़ेंगे, और वो लीडर कभी लीडर कहलाने के काबिल नहीं होता जो सोसाइटी के अंदर फूट डाले। लीडर असल में वो होता है जो सोसाइटी के मुख्तलिफ सेगमेंट्स को मिलाने की कोशिश करे। एक इतनी बड़ी सुपर पावर बनने का ख्वाब रखने वाले मुल्क को जिस तरीके से इम्प्लोड नरेंद्र मोदी ने किया है, शायद ही कोई दुश्मन भी इस तरह से देखे ना, मस्जिदों में घुस के जो है पुलिस ने मुसलमानों को मारा, और खुद जो है वो कुंभ के मेले में जब गए हैं तो देख लें कि कुंभ के मेले से वापस आए हैं तो वो तबलीगी जमात वाला सारा इल्जाम धरा का धरा रहेगा। और इस वक्त इंडिया में तकरीबन 4-4 लाख रोजाना के केसेस आ रहे हैं और हजारों की तादाद में अमवात हो रही है। तो मोदी ने तो लॉकडाउन खत्म करके पूरी इंडियन कौम को जो है वो मौत के दाने पे लाके बिठा दिया। सिद्दीकी साहब, अब तैयारी है अगले इंतखाबात की,
اور اگلے انتخابات کے لیے اگر آج سے تیاری نہیں کریں گے تو جیت تو بڑی مشکل ہو جائے گی. پاکستان کے خلاف نعرہ لگایا, پہلی بار جیت گئے. پاکستان کے خلاف نعرہ ادھر بکتا ہے, ہمارے یہاں انڈیا کے خلاف نعرہ نہیں بکتا. ہم لوگوں کو یہ فرق پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں کون کتنا زیادہ ہمیں سرو کر رہا ہے یا کون کتنے اچھے وعدے کر رہا ہے. وہ پورے نہیں کرتا یا کرتا ہے وہ بات الگ ہے, لیکن وہاں یہ نعرہ ضرور بکتا ہے, پاکستان مخالف نعرہ, ہندو سپریمیسی کا نعرہ. وہاں ایک ایسی ٹیررزم, ایک ایسی ایکسٹریمزم جس طرح پچھلے الیکشن میں پلوامہ کروا دیا, بعد میں ارناب گوسوامی نے وہ سارا ان کا بھانڈا پھوڑ دیا. تو ان کو الیکشن جیتنے کے لیے کوئی نہ کوئی سٹنٹ چاہیے ہوتا ہے, جیسے آپ بتا رہی ہیں. اگریڈ. تو ہم لوگوں کے یہاں ہوتا الٹیمیٹلی یہ ہے کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کون سا لیڈر ہمیں سرو کر سکے گا. وہاں جو چیز بکتی ہے وہ بیچتے آئے ہیں. معصوم عوام ہے, بہت آف کورس بہت بڑی تعداد ان کی الٹریٹ بھی ہے, سلمز کے اندر بھی رہ رہے ہیں, دنیا کے بڑے بڑے سلمز انڈیا کے اندر پائے جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو صرف اور صرف سپریمیسی کا خواب ہی دکھا دینا, یہی ایک بہت بڑا ان کے لیے ایک امید کا دھاگا ہوتا ہے جو کہ باندھ رہے ہوتے ہیں, جو کہ ادروائز کہنے کو صرف اور صرف کچھ سڑکیں, کچھ تاج محل یا کچھ علاقے جو ہیں ان کو صاف صاف کر کے پینٹ شینٹ کر کے سفیدی کرا کر آپ دکھا رہے ہیں کہ بھارت بہت خوبصورت ہے. اصل چہرہ تو بھارت کا وہ ہے نا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ہیلتھ انفراسٹرکچر کا کباڑا ہے, آپ کی ایجوکیشن سیکٹر کا تو ہمیں آلریڈی پتا تھا. نریندر مودی نے شروع میں بولا تھا نا نسیم صاحب کہ آئیے ہم غربت سے جنگ کریں, آئیے ہم جو الٹریسی ہے اس سے جنگ کریں, آئیے ہم جنگ کریں ان محرکات سے جو کہ ہم لوگوں کو پسپائی کی طرف لے کر جاتے ہیں. اور جنگ الٹیمیٹلی کس سے کی؟ اپنے خود کے لوگوں سے. ہمارے پرائم منسٹر عمران خان نے جب اقتدار سنبھالا ہے پاکستان میں تو انہوں نے مودی کو یہی آفر کی تھی کہ جنگ و جدل چھوڑیں, آئے ہم اس خطے میں غربت کے ساتھ لڑیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے ہمیں اڑی دے دیا, آپ نے ہمیں پلوامہ دے دیا. آپ تو پاکستان کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں, اور آپ نے اپنے عوام کو کیا دیا کہ اس وقت سڑکوں پہ لاشیں بکھری ہوئی ہیں, نہ ان کو دفنانے کی جگہ ہے, نہ چتا جلانے کی جگہ ہے. تو یہ کس قسم کا بھارت جو ہے لے کے جا رہا ہے مودی آگے؟ نسیم صاحب, یہ ویسا بھارت لے کر جا رہا ہے جیسا I'll be very honest over here, ایک ایسی ایکسٹریمزم کی لہر ادھر آئی ہے جس سے ہم گزر کے, ہم سیکھ کے, جان چھڑا کر اب آگے بڑھ رہے ہیں. تو ایک ایسے ملک کی حیثیت سے یا ایک ایسے ملک کی شہری کی حیثیت سے جو کہ بہت مشکل سچویشن ٹیررزم کی لہر سے لڑ کے سکسیسفل ہو کر باہر نکل رہے ہیں, میری تو بھارتی عوام سے یہی گزارش ہے کہ خدارا اس راستے پر نہ جائیں جو کہ آلریڈی آپ کے ہمسایوں کے اندر ہم لوگ ایکسپیرینس کر چکے ہیں, ہم بھگت چکے ہیں اس کو. ہمارے یہاں کتنا مشکلات تھیں اس حوالے سے, اب وہی چیز بھارت کر رہا ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ایکسپیرینس ٹیچرز اے فول. اگر انہوں نے کسی کے ایکسپیرینس سے نہیں سیکھا, خود ایکسپیرینس کرنا چاہ رہے ہیں تو مور دین ویلکم. لیکن اس کی وجہ سے ایک عام آدمی, غریب جو ہے, اس کو صرف اس کے 2 وقت کی روٹی چاہیے, اسے گھر چھت چاہیے سر چھپانے کو, اور اسے تن ڈھکنے کو کپڑا چاہیے. اسے نہیں فرق پڑتا کہ جو نریندر مودی کے ایمز کیا ہیں, وہ کیا گریٹر انڈیا بنانا چاہتا ہے یا نہیں. اسے صرف یہ فرق پڑتا ہے کہ اس کی ویسینٹی کے اندر اسے بیسک ہیلتھ فیسلٹیز مل جائیں. اچھا, یہاں پہ ہمیں ایک بریک لینی ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. اچھا اپنا انیکا یہ بتائیے گا کہ آپ پاکستانی میڈیا بھی دیکھتی ہیں, آپ خود اس کا ایک حصہ ہیں, اور آپ بھارتی میڈیا بھی دیکھتی ہیں, تو آپ بھارتی میڈیا کتنا ذمہ دار رہا ہے اس کرونا کے معاملے پہ, اور پاکستانی میڈیا نے کتنی سمجھداری کا ثبوت دیا, اس کے بارے میں بتائیے گا. نسیم صاحب, ایک تو ایک کسی بھی ذمہ دار قسم کے انسٹیٹیوٹ سے تعلق رکھنے پہ وہ کہتے ہیں with more responsibility comes more accountability. تو ہمارا احتساب عوام کر رہی ہوتی ہے کہ کیا ہم اس مشکل گھڑی میں ساتھ بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے, کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے. ہمارا اس پورے کرونا کے ٹائم میں بڑا کلوز لائزون رہا ہے حکومت کے ساتھ, اینڈ ناٹ ان اے وے کہ ہم ان کی کوتاہی کو پوائنٹ آؤٹ نہ کریں. یعنی ڈیٹا کتنا ہے, کس جگہ پر وینٹیلیٹرز موجود ہیں, کس شہر کے اندر پازیٹیوٹی ریٹ کتنا ہے, NCOC کے ذریعے ہمیں یہ ڈیٹا فراہم کیا جاتا ہے باقاعدہ ایوری ڈے. صبح اٹھ کے سب سے پہلی نیوز ہی ہمارے پاس یہ ہوتی تھی. تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری ملاقاتیں NCOC کے اندر بہت زیادہ رہیں. پھر ہم لوگ خود بھی اپنی ریسرچ کرتے ہیں, آن گراؤنڈ ہسپتالوں کے حالات, ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں, کرونا کے پیشنٹ سے پوچھتے ہیں. وہ تمام چیز ہمارا اتنا کلوز لائزون, اینڈ آئی ایم ایکچولی ویری سرپرائزڈ ان اے وے کہ ہم پاکستان سے بہت ساری چیزیں ایکسپیکٹ نہیں کرتے, لیکن یہ NCOC کے ذریعے اس کرونا کی پوری کے پورے پینڈیمک کو سنبھالنے کو بڑا سینٹرلائز کیا گیا, اینڈ ناٹ سینٹرلائزڈ ان اے وے کہ جو باقی صوبے ہیں ان کی اتھارٹی کسی طریقے سے لیں. صوبے اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے کام بھی کر رہے ہیں, لیکن اس کو ایک گول دینے کے لیے, ایک لائن دینے کے لیے ایک بڑا اچھا. اب یہ دنیا کے اندر اس کی مثال کم ہی ملتی ہے, بھارت کے اندر
सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि जितने नंबर्स ऑफ केसेस थे उनको छुपाने की कोशिश करता रहा मीडिया। बिल्कुल। भारत के अंदर अमवात की शरह को दबाने की कोशिश करता रहा मीडिया। वो विजुअल्स जो दिल खराश विजुअल्स होते हैं, जिससे पता चलता है कि आपकी हुकूमत बेसिकली परफॉर्म कितना कर रही है, कैसा कर रही है, या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछले दूसरा टर्म चल रहा है ना नरेंद्र मोदी साहब का, तो इतने सालों के अंदर कुछ तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया होगा। वहां आप राफेल खरीद रहे हैं, वहां आप बिगेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन है, तो आपके लोग इतने तो जहाँ पे जिस मुल्क में लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं और खाने को खाना नहीं है और दवाइयाँ नहीं है। आप वैक्सीनेशन को देख लें कि 1 अरब 35 करोड़ की आबादी है और मेरे ख्याल से 2.5% को अभी तक उन्होंने वैक्सीन लगाई है। वैक्सीन एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी, लेकिन ये नहीं किया कि खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी आवाम को लगाते। तो ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो है ये बिल्कुल आवाम की जो है हक में नहीं लगती। वहाँ पे आपको पता है क्वाड का हिस्सा है भारत, और क्वाड में अमेरिका भी है। अमेरिका बना रहा है फाइजर वाली वैक्सीनेशन, ये बना रहे हैं एस्ट्राजेनेका वाली। अमेरिका में केसेस बढ़े तो अमेरिका ने फाइजर को एक्सपोर्ट करने से रोक दिया और बोला कि नहीं जी, पहले यूएसए में लगेगी वैक्सीन, फिर दुनिया में जाएगी। आप जिसकी बात कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट भारत ने करना शुरू कर दिया, भारत ने कहा ठीक है, अपने लोग तो हैं ना, मर ही रहे हैं, इधर पड़े ही हुए हैं, फुटपाथ पे भी पड़े हुए हैं, वैसे भी मर ही रहे हैं, गरीब ही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर भेजे, पैसे लें ताकि हम आर्म्स इंपोर्ट कर सकें। ये जो रेस है ना, ये प्रायोरिटीज मुल्कों की जब तक ये सेट नहीं होती तब तक कोई भी मुल्क जितना भी सुपर पावर बनने का दावा कर ले वो सुपर पावर हो नहीं सकता। बिकॉज सुपर पावर रिवॉल्व अराउंड करती है एक शख्स से। एक शख्स का मतलब सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, एंड सिटीजन ऑफ इंडिया डज नॉट हैव वैल्यू इन आप ये देखें कि जब पहली वेव आई थी, जब कोरोना शुरू हुआ था, तो कितने भोंडे तरीके से मोदी साहब ने जो है इंडिया के अंदर लॉकडाउन लगाया था कि गरीब लोग 200-200 मील 300-300 मील पैदल चल के जा रहे थे और रास्ते में कितनी अमवात हुई थी। और उसी भोंडे तरीके से इन्होंने लॉकडाउन को हटा दिया। आप देखें कि हमारे मुल्क के अंदर जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते रहे कि हम स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे, और स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी करते हुए देखिए कोरोना तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पे इसने अपनी तबाही ना मचाई हो। लेकिन इसको हमारे पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, तमाम सूबों ने इतने अच्छे तरीके से डील किया कि कम अमवात हुई, कम लोगों को कोरोना हुआ, और वैक्सीनेशन भी पाकिस्तान में बड़े अच्छे तरीके से हो रही है। लेकिन मोदी साहब ने लॉकडाउन लगाया भी गलत तरीके से, उठाया भी गलत तरीके से, और भुगत कौन रहा है? भुगत रही है आवाम इंडिया की। नसीम साहब, मुझे याद पड़ता है जब ये लॉकडाउन शुरू में नहीं लगा रही थी हुकूमत, कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगा रही थी, खान साहब बोल रहे थे कि करीब बड़ा सफर करेगा, तो आई क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट अपने शो में भी, मुख्तलिफ और शोज में भी, कि देखिए अभी तो लॉकडाउन लगाने की जरूरत है, अभी लॉकडाउन ना लगाया तो फिर कैसे मामला आगे बढ़ सकेगा। और उधर नरेंद्र मोदी लॉकडाउन लगा चुका था, तो हम लोग वो नहीं सोच सक रहे थे जो शायद हुकूमत सोच रही थी। हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन लगाया, हुकूमत ने कुछ जगहें बंद कर दी, कुछ सेक्टर्स बंद कर दिए, कुछ चलने दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम भी हुआ, अल्लाह ताला के करम के अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। वी सर्वाइव्ड द फर्स्ट एंड सेकेंड वेव। सेकेंड वेव में तो मैं और मेरी फैमिली भी कोरोना का शिकार हुए, लेकिन भारत के अंदर एक बौखलाहट का शिकार है और नी जर्क रिएक्शंस हो रहे हैं। यहाँ बड़ी सोच समझ के सारे रिएक्शंस दिए जा रहे थे हुकूमत की तरफ से। बहुत सारी कोताहियां हुई, हमारी हुकूमत ने बहुत आइडियली काम नहीं किया, लेकिन इन कंपैरिजन अब हम देखते हैं रेट्रोस्पेक्ट में तो हुकूमत पाकिस्तान ने भारत की हुकूमत के कंपैरिजन में बहुत मैच्योर रिएक्शन दिया इस पूरे कोविड के टाइम पे। नरेंद्र मोदी गालिबन ये समझ नहीं पाए कि सिर्फ और सिर्फ सियासत और अपने जलसों को सपोर्ट करना और अपनी पार्टी के जो गेट टुगेदर्स हैं उनको कह देना कि नहीं ये तो अभी भी देखें कि इंडिया में इतने हालात खराब है, लेकिन वहाँ पे मंदिरों में औरतें जा रही, कोई एसओपीज के ऊपर अमल नहीं हो रहा, वहाँ पे इज्तिमात भी वैसे के वैसे ही नजर आ रहे हैं। तो ये भी एक मोदी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी नाकामी नहीं है कि एक तो कोरोना का जो फैलाव उसको नहीं रोक सके, ऊपर से एसओपीज के ऊपर भी वो अमल नहीं करवा पा रहे। मेरे ख्याल में तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है नसीम साहब भारत के अवाम के लिए भी, जो कि नरेंद्र मोदी को एक डाइटी या एक वो सेंट का रुतबा दे चुकी है, कि असल चेहरा वो देख लें उस शख्स का जिसको वो एक सेंट या एक साधु या जो भी वो मानते हैं, वो उसको उस लेवल पर रख रहे हैं। और ये एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए भी है। वो अपॉर्चुनिटी इसलिए कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों की तरफ या प्रायोरिटीज अपनी सही रखते हुए हमें अपनी हेल्थ एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फौरी तौर पर इन्वेस्ट करना है। पहली वेव के अंदर हम लोगों ने कैपेसिटी बिल्ड कर ली, जो कि अभी हमें थर्ड वेव में सर्वाइव करने में मदद दे रही है। शायद अगर हम लोगों ने उस टाइम पे ना सोचा होता तो मामला डिफरेंट होते। नरेंद्र मोदी ऑन
the contrary, उस टाइम पे भी सियासत में पड़े हुए थे कि देखिए जी मुझे अपनी आवाम का इतना ख्याल है कि मैंने लॉकडाउन कर दिया है, और अब भी वो सियासत में पड़े हैं। अब उनको पता है लॉकडाउन करेंगे तो उनको रिएक्शन आएगा, लेकिन उनको ये भी पता है कि अगर लॉकडाउन ना किया तो अवाम, मेरे ख्याल में तो वो शायद एक पॉपुलेशन कंट्रोल के तौर पे इस सारी सूरत हाल को अच्छा, जिस तरह अभी आपने देखा कि बंगाल में इंडिया ने इलेक्शन कराए, इसी तरह हमने गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कराए, वहाँ पे कुंभ का मेला हुआ, काफ़ी बड़े इज्तिमात हुए, और पिछले दिनों आपने देखा कि ईद की शॉपिंग, रमज़ान की शॉपिंग में पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो बहुत ज़्यादा रश देखने में आया। तो कहीं हम भी तो कोई ऐसी गलती नहीं कर रहे जिसका खमियाजा हमें आने वाले वक्त में भुगतना पड़े? अच्छा, यहाँ एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट है नसीम साहब, वो ये कि भारत में हुकूमत गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रही है और अवाम कह रहे हैं कि खुदारा आप कोरोना वायरस के टाइम पर हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए कुछ तो करें एटलीस्ट। और यहाँ हम हैं कि हमारी हुकूमत कह रही है कि आप घर बैठ जाएं, हमने लॉकडाउन कर दिया है, और हम कह रहे हैं नहीं जी हमने तो कोरोना से मिलने जाना ही जाना है। तो ये एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट है और बड़ा स्टार्क डिफरेंस है। वहाँ हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी और यहाँ कुछ देखें, अगर हम हुकूमत को सारा टाइम मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, उनको पिन पॉइंट करते हैं, राइटली सो, तो कहीं जहाँ हमारी कोताही आए तो हमें उसका इदराक भी करना चाहिए और उसका सद्देबाब की तरफ भी जाना पूरी चाहिए। दुनिया में कोरोना का मर्ज फैला हुआ है और जिस तरह पूरी दुनिया स्टैंड स्टिल हो गई है, तो मेरे ख्याल से कि हमारी आवाम की जिम्मेदारी बनती है कि अगर ईद का मौका भी है तो हम लोग घर पे बैठे इज्तिमात में ना जाएं। और पाकिस्तान में तो हमने देखा है कि लोगों ने घरों में नमाज पढ़ना शुरू कर दी, हालांकि ये मंदिर हर घर में तकरीबन इंडिया में मौजूद है, लेकिन वहाँ पे मंदिरों में बहुत ज़्यादा रश हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में मैंने देखा है कि हमारी मसाजिद में बड़ा SOPs के ऊपर अमल करते हुए लोग फासले से खड़े होकर नमाज पढ़े, लेकिन फिर भी ईद के ऊपर एहतियात की जरूरत है। आप क्या पैगाम देंगी उनको? अब नसीम साहब, एहतियात के अलावा हमारे पास अभी कोई चारा नहीं है। लेट्स बी ऑनेस्ट, दुनिया के वो ममालिक जहां वैक्सीन बन रही है वो पहले अपने शहरियों को वैक्सीन लगाने के चक्कर में है, इसीलिए दे विल नॉट गिव वैक्सीन। चाइना की तरफ से हमें मिल गई, लोग ये कहते भी हैं कि हम खरीद क्यों नहीं रहे। हम तो खरीदने को तैयार हैं, क्या वैक्सीनेशन मिलने को तैयार है या नहीं है, ये एक अहम सवाल है। तो अभी तब तक, और क्योंकि इसका कोई एंटीवायरल टैबलेट या कोई इंजेक्शन नहीं आया, कोई इलाज नहीं है, इसको तो ट्रायल एंड एरर की बेसिस के ऊपर जो सीखा गया है डॉक्टर्स की तरफ से वो सीखा गया है। एक ही तरीका है और वो है प्रिवेंशन, एहतियात। सादी सी SOPs हैं, 6 फुट दूर रहना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइज करते रहना है, हाथ या तो फौज को भी इस काम के लिए हमने बुला लिया है और फौजी जो डॉक्टर्स हैं रिटायर्ड, उनकी भी खिदमात हासिल कर ली है। तो क्या फौज के आने से कुछ फर्क पड़ेगा SOPs पे? अगर मैंने कुछ वीडियोस देखी नसीम साहब, पुलिस का हमारे यहाँ उस तरह का धाक नहीं है अनफॉर्चुनेटली। कुछ इमेज इस तरह का बना हुआ है, कुछ राइटली, कुछ रॉन्गली, कुछ एग्जैजरेटेड नेगेटिव इमेज भी है। लेकिन फौज को देखते ही ना हर कोई इधर उधर हो जाता है कि मेरे पास मास्क है या नहीं, और वो कुछ नहीं कहते, वो मुर्गा बनवा देते हैं, कुछ नहीं कहते। वो क्या करते हैं, आकर मास्क आपके कानों पर लगा देते हैं, आपके मुंह पर लगा देते हैं, बस। तो आई थिंक जरूरत तो इस चीज की नहीं होनी चाहिए थी। कौम को जिम्मेदारी का एहसास खुद करना चाहिए था कि फौज के पास और बहुत सारे महाज हैं, वो हमारे बॉर्डर्स की मुहाफिज है, और बॉर्डर्स के मुहाफिज को इन ट्रिवियल मैटर्स में नहीं डालना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया तो अल्टीमेटली ये एक स्टेप भी लेना पड़ा। खैर दुनिया में देखा गया कि जब बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो बेशक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हो, इवन USA हो या UK हो, वो भी फौज को तलब कर लेते हैं, क्योंकि बहरहाल फौज एक ट्रेंड इदारा है और वो काफी आके मुल्क को ही बचाना होता है, मुल्क की हेल्प करना होता है। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि आजकल आलमी मीडिया में ये बात कहने को आ रही है कि जो इंडिया के इस वक्त हालात हैं, ब्यूरोक्रेसी वहाँ पे नाकाम है, डॉक्टर्स वहाँ पे नाकाम है, ऑक्सीजन की कमी है, तो आने वाले इलेक्शन में मोदी को कितना फर्क पड़ेगा, आप क्या समझती हैं? मैं अनफॉर्चुनेटली नसीम साहब ये देख रही हूँ कि जिस तरह की एक्सट्रीमिज्म का बीज वो अपने नौजवानों में बो चुके हैं, ऐसा ना हो कि कहीं इसी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को भारत वापस री इलेक्ट कर दे। क्योंकि अगर इस तरह की आइडियोलॉजी को री इलेक्ट करता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी इज अ वेरी गुड मार्केटर, वो अपनी कोताहियों को छुपाकर एक छोटी सी अच्छी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश करता है। पाकिस्तान को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया और उसके अंदर उनका मीडिया पूरा अकम्प्लिस है। अब क्या मुंह तोड़ जवाब दिया, आप आए हैं, आपने पेलोड गिराया, इधर से हमारे जहाज देखे तो आप भाग गए वापस। तो ये मुंह तोड़ जवाब या कोई सर्जिकल स्ट्राइक तो नहीं है, ये तो सर्जिकल
कावर्डीस है। लेकिन नरेंद्र मोदी, क्योंकि मैंने बताया आपको, स्पिन मास्टर बहुत अच्छा है। मुझे ये डर है कि जो फितना वो बो चुका है वो एक तनावर दरख्त ना बन इतनी जाए। बेवकूफ़ आवाम तो नहीं है मेरे ख्याल से कि इन हालात में पहुंच के कि शमशान घाट में चिता जलाने की जगह नहीं है, कब्रिस्तान में दफनाने की प्रॉपर इंतजामात नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, लोग हॉस्पिटल के बाहर मर रहे हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर बेड नहीं है, तो वो दोबारा इस मोदी को चुनेंगे? इतनी बेवकूफ़ आवाम नज़र तो नहीं आती मेरी दुआ है नसीम साहब कि अल्लाह ना करे कि इतनी बेवकूफ अवाम हो, क्योंकि ये सिर्फ, मैंने आपको जैसे पहले भी अर्ज किया कि नरेंद्र मोदी ने जो भारत के साथ किया वो शायद कोई दुश्मन भी ना कर सकता भारत के साथ। तो अगर बेवकूफ अवाम हुई तो वापस ले आएगी, नहीं हुई तो नहीं लेकर आएगी। बट द पॉइंट ओवर हियर स्टिल रिमेन्स कि क्या इस तरह की माइंडसेट के साथ और इस तरह की प्रायोरिटीज के साथ कोई भी मुल्क सर्वाइव भी कर सकता है या नहीं। विद सो मेनी इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स जो कि भारत के अंदर चल रही हैं, इतनी सारी आज़ादी की मुहिम है, ऐसे में ऐसा लीडर हो जो मजीद डिवाइड्स क्रिएट करे, तो ये तो मुल्क को तोड़ने वाली बात है। वो हमारे लिए तो कोई मसला नहीं है, हमारे लिए तो शायद अच्छी खबर ही हो बाद में, लेकिन अल्टीमेटली सफर तो भारत की आवाम नहीं करे। अनीका, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। आलमी मीडिया में भी मोदी हुकूमत को सख्त तनकीद का सामना है। बरतानवी अखबार संडे टाइम्स ने लिखा है कि मोदी ने इंडिया को लॉकडाउन से निकाला और फिर इसे कोरोना के बहरान में धकेल दिया। आलमी मीडिया की शख्सियत और मुसन्निफ फरीद ज़िक्रिया ने कोरोना बहरान पर मोदी हुकूमत और भारतीय मीडिया पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि भारत में मीडिया आज़ाद नहीं है, वो मोदी की हमायत में अखलाकी तौर पर बहुत गिर गया है। इसने ग़ुलाम बनकर हुकूमत की कामयाबी पर ढोल पीटा। अब मोदी हुकूमत पर किसी किस्म का दबाव नहीं है जो वो कोरोना वायरस के हवाले से किसी पर जिम्मेदारी आयद करे। इन्हीं तमाम बातों पे बात करने के लिए हमने लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजिया निगार और साफ़ी अतर काज़मी साहब। अतर, वेलकम टू द शो। अतर, ये बताइएगा कि आपने इंडियन शोज़ में भी बहुत जाते रहे, आपकी बड़ी गहरी नज़र है इंडिया में जो भी मामलात हो रहे हैं। आप देखें कि इस वक्त जिस तरह कोरोना फैला हुआ है भारत के अंदर और तकरीबन दिन में 4 लाख केसेस हो रहे हैं, 5 लाख अमवात हो रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, वैक्सीनेशन नहीं हो रही। हालांकि वहाँ पे वैक्सीनेशन भारत बना रहा है, लेकिन पहले उसने एक्सपोर्ट कर दी। मोदी जो है वो बंगाल में इलेक्शन करवा रहा है, कुंभ मेले की उन्होंने इजाज़त देखी। अतर, इन तमाम बातों को आप किस तरह देखते हैं? जी देखिए नसीम साहब, जहां तक भारत के अंदर इस वक्त जो कोरोना की सूरत हाल है जिससे आम लोग मुतासिर हो रहे हैं, तो उस हवाले से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसी चीज हो जिसके ऊपर पूरी कौम मुतफिक होती है, लेकिन ये जो मसला है जिससे हमारे भारतीय दोस्त मुतासिर हो रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर किसी भी शख्स से आप बात कर लें, हर कोई उस हवाले से हमदर्दी का इजहार कर रहा है और वो ये वाज़े पैगाम दे रहे हैं कि हम भारतीय अवाम के साथ खड़े हैं। आप सोशल मीडिया के ऊपर देख लें, वहां पे ट्रेंड चल रहे हैं, आई स्टैंड विद इंडिया, इंडिया नीड्स ऑक्सीजन। तो इस हवाले से तमाम पाकिस्तानी इस वक्त अपने भारतीय दोस्तों के साथ खड़े हैं और हमारी हमदर्दियां उनके साथ हैं। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा मामला है कि अब ये जो कोरोना का मसला है, इसको मोदी साहब की हुकूमत ने टैकल किस तरह किया। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जब पहली लहर आई उस वक्त मोदी साहब ने क्या किया कि बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ समझे, बैनुल-अक़वामी तौर पे अपने आप को हीरो बनाने के लिए उन्होंने पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगा दिया। ग्राउंड रियलिटीज को देखा नहीं। जब लोग वहां से निकले, कोरोना पूरे मुल्क में फैला, गुर्बत फैली और एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त भारत के अंदर दुनिया भर में कोरोना से सबसे ज्यादा मईशत भी मुतासिर हुई है और तकरीबन 8 करोड़ लोग, जी हाँ जी, 8 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। ये वो लोग हैं जिनके लिए 2 वक्त की रोटी भी इस वक्त मिलना उनके लिए प्रॉब्लम है। उसके अलावा अगर आप दूसरी लहर की जानिब आप देखें, बार बार लोग वार्निंग भी देते रहे, इनको पता भी था कि दूसरी लहर आएगी, लेकिन उसकी जानिब मोदी साहब ने कोई तवज्जो नहीं दी। वो बंगाल के अंदर बड़ी बड़ी वहां पे वो रैलीज भी करते रहे, कुंभ का मेला भी करवाया, इसलिए कि ना जो उनका वोटर बेस है वो उसको खुश करना चाहते थे ताकि कुंभ का मेला भी चलता रहे, बंगाल में हम इलेक्शंस भी जीत जाएं। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला आपके सामने है कि इस वक्त लोग सड़कों के ऊपर, भारत के अंदर सड़कों के ऊपर लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, कब्रिस्तान भरे हुए हैं, शमशान घाट भरे हुए हैं, सड़कों के ऊपर लोगों की लाशों को जलाया जा रहा है। तो ये जो तासुर पूरी दुनिया में इस वक्त जा रहा है कि एक भारत के अंदर
ایسی حکومت ہے جو انسان دوست حکومت نہیں ہے. آپ تھوڑا سی اگر پیچھے چلے جائیں تو مودی صاحب کو جب یہ گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے گجرات میں کیا کیا تھا؟ گجرات میں کس طرح مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا, اور وہ کیوں کیا تھا؟ وہ صرف اور صرف اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کیا تھا. تو جس شخص کی فطرت میں ظلم ہو, جبر ہو, وہ کہیں پہ بھی کرے گا اپنے سیاسی فوائد کے لیے. ابھی بھی انہوں نے دیکھا کہ میرا سیاسی فائدہ اس میں ہے کہ میں بنگال میں الیکشن کرواؤں, وہاں پہ بڑی بڑی ریلیز کروں اور میں جا کے کمبھ کے میلے کی بھی اجازت دے دوں تاکہ جو میرا ووٹر بینک ہے, جو میرا ووٹر بیس ہے, وہ وہاں پہ جا سکیں اور وہ جا کے اپنی رسومات وغیرہ ادا کر سکیں, لیکن مجھے ووٹ دیں. اس سے لوگ مرتے ہیں تو مر جائیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی بھی ملک کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی صورتحال بن رہی ہوتی ہے, تو اس حوالے سے میڈیا کا کردار بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. پاکستان کے اندر ہم اکثر تنقید کرتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا حکومت کے حوالے سے بہت زیادہ کرٹیکل ہے, لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایز اے کرٹیکل فرینڈ آپ چیزوں کو سامنے لے کے آتے ہیں, آپ چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور حکومت کی توجہ بھی اس کی طرف بڑھتی ہے. لیکن اس کے برعکس اگر آپ بھارتی میڈیا کو دیکھ لیں تو ان کی توجہ صرف ہر وقت پاکستان کے اوپر رہتی ہے. اس سارے عمل کے دوران بھی انہوں نے کوئی توجہ نہیں کروائی اپنی سرکار کی کہ آپ دیکھیں کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. وہ کس قسم کی خبریں دے رہے تھے؟ وہاں کے بڑے بڑے میڈیا گروپ, ان کا ایک سب سے بڑا میڈیا گروپ اس طرح کی خبریں دے رہا تھا کہ پاکستان کی اوقات نہیں ہے کہ وہ ویکسین بنائے, پاکستان کی اوقات نہیں ہے کہ وہ کرونا کا مقابلہ کرے. اگر وہ لوگ تھوڑی سی توجہ اپنے ملک کی جانب کروا دیتے ان کی حکومت کی, تو آج یہ حالت نہ ہوتی کہ بھارت کے عوام جن کے ساتھ پاکستان کے اندر سب کو ہمدردی ہے, مجھ سمیت, آپ سمیت, پاکستان کے اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائیڈ, اکراس دا پولیٹیکل ویوز, جو بھی آپ کے نظریات ہوں, ہر بندہ پاکستان کے اندر اس وقت بھارتی عوام کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن جو بھارتی عوام کی یہ جو سچویشن ہے اس وقت, جو حالت ہے, وہ مودی سرکار کی وجہ سے, اور مودی صاحب براہ راست اس کے لیے ذمہ دار ہیں. اور آخر میں آپ کو یہاں پہ صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ آج کل لندن کے اندر G7 کنٹریز کا ایک اجلاس ہو رہا ہے, اور جس کا سب سے بڑا ایجنڈا یہ ہے کہ چائنا کو کس طرح کنٹرول کیا جائے, اور اس کے اندر بھی بھارت کو یہاں پہ بلایا گیا اسپیشل کہ آپ بھی آئیں, یہاں پہ شرکت کریں, اس لیے کہ ویسٹ کی یہ خواہش ہے کہ بھارت کو کھڑا کیا جائے چائنا کے مقابلے میں. یہاں پہ بھارت کے وفد کے ساتھ, یہاں پہ ڈپلومیٹس نے پھر ان کے ساتھ یہ باتیں کی کہ ہم تو چاہتے تھے کہ آپ کو ہم چائنا کے خلاف کھڑا کریں, چائنا کے سامنے کھڑا کریں, لیکن حالت آپ کی یہ ہے کہ آپ تو اپنے عوام کو آکسیجن نہیں دے سکتے, اور آپ کی وجہ سے ہمارا جو پلان ہے اس کو بھی نقصان پہنچا ہے. اور آپ یہاں پہ آئے ہوئے اور آپ بات کیا کر رہے ہیں کہ ہمیں میڈیکل ایڈ دی جائے, ہمیں ایڈ دی جائے. یہاں پہ ہم نے باتیں تو یہ کرنی تھی کہ چائنا کا کس طرح مقابلہ کیا جائے, لیکن اب یہاں پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ کو کس طرح امداد دی جائے. تو یہاں پہ بھی بھارت کی سبکی ہوئی ہے, اور سونے کے اوپر سہاگا کہ بھارت کے وزیر خارجہ جو اس وقت لندن کے اندر موجود ہیں, ان کا جو وفد کے ساتھ آیا ہے, ان کے اندر بھی کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے وفد کے کچھ اراکین کے اندر, اور ان کو اس وقت آئسولیشن میں علیحدہ کر دیا گیا ہے. اور باقی جو وفد ہیں, جو دیگر جہاں پہ لوگ ہیں, وہ اب ان سے ملاقاتیں نہیں کر رہے. تو اس حوالے سے بھی بھارت کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. لیکن یہ جو ساری صورتحال ہے, بڑی انفارچونیٹ صورتحال ہے, اور اس کا ذمہ دار اور کوئی نہیں ہے, بھارت کی اپنی حکومت ہے, اس لیے کہ ان کو اپنی سیاست بھارت کی عوام سے زیادہ عزیز ہے. جی بہت شکریہ عطر, بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کا. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ جس طرح انیکا نثار اور عطر نے ہمیں بتایا, بلکہ عالمی میڈیا بھی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مودی جو ہے وہ اپنے غرور میں اور انتہا پسندی میں اتنا آگے چلا گیا تاکہ اس کی وجہ سے, اس کی کوتاہیوں کی وجہ سے بھارت میں اس وقت سڑکوں پہ آپ کو لاشیں نظر آ رہی ہیں. کورونا ہر طرف پھیلا ہوا ہے, ہاسپٹلز میں مریضوں کو داخل کرنے کی جگہ نہیں ہے, آکسیجن نہیں مل رہی ہے, شمشان گھاٹ میں جگہ نہیں ہے, قبرستانوں میں جگہ نہیں ہے, اور آپ بنگال کے جو ہے الیکشن اس میں حصہ لے رہے ہیں, آپ کو میلے کی اجازت دے رہے ہیں, آپ جو ہے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کوئی نہ کوئی باتیں کرتے رہتے ہیں. جبکہ ہمارے پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جب وہ الیکشن جیت کے آئے تھے تو انہوں نے مودی صاحب کو دعوت دی تھی کہ آئیں مودی صاحب, اس خطے سے غربت کو ختم کرتے ہیں. لیکن آپ کو شرم نہیں آئی, آپ نے پلوامہ واقعہ کروا دیا. پلوامہ کرانے کے بعد آپ پاکستان پہ الزام تراشی کرتے رہے, پھر آپ نے رافیل کی ڈیل سے پیسے بنائے. اب آپ نے پورے بھارت کی جو عوام ہے اس کو کورونا کی وبا میں مبتلا کر دیا. پہلے آپ نے جس طرح لاک ڈاؤن لگایا تھا, اتنے غلط طریقے سے آپ نے لاک ڈاؤن لگایا کہ لوگ پیدل 200-300 میل چل کے گئے, اور سڑکوں پہ اس وقت بھی لاشیں نظر آ رہی تھیں. اور آج پھر آپ کی کوتاہی کی وجہ سے, کورونا کی وجہ سے لوگ وہاں پہ بے موت مارے جا رہے ہیں. تو آپ کچھ عقل کے ناخن لیں, آپ کچھ عوام کے بارے میں سوچیں, اور کچھ بہتری جو ہے وہ انڈین عوام کے لیے لے کے آئے. مجھے اجازت دیجیے گا, اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.